नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 38 में हम बात करेंगे कि हरियाणा की राजनीति में जो ब्राह्मण समाज है वो किसको वोट देगा और पिछले दिनों उन्होंने किस पार्टी को समर्थन देने की बात की। साथ ही ब्राह्मण जो समाज है पूरे देश में राजनीति में क्या हैसियत रखता है और हरियाणा में क्या हैसियत रखता है, यानी कि उसकी कितना ऊंचा पद है, इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ हरियाणा में जो ब्राह्मण जो जाति है वो 10 लोकसभाओं में कितनी प्रतिशत में है, इसकी बात करेंगे। क्योंकि हम ये चौथा एपिसोड कर रहे हैं जातियों पे ही, जाति के रूप में। कि पहला कि हमने किया कि दलित जो है दलित समाज है हरियाणा का, जिसे अनुसूचित जाति समाज बोलते हैं। अब उसमें एक डीएससी डिप्राइड क्लास उसमें से अलग हो गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, तो उस पे हमने बात की। दूसरा हमने अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है जिसमें 2 हिस्सों में वो बटा हुआ है, ए और बी। ए में 72 जातियां हैं और बी में 6 जातियां हैं। इसके साथ हमने एक जाट जाति के बारे में बात की है कि जो जाट जाति है हरियाणा में, जो 22 से 24% है हरियाणा में, कि वो किधर है और राजनीति में उसकी क्या हैसियत है और किस तरह से वो राजनीति में अपनी चेतना को बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहा है, इस पर भी हमने बात की। उनके मुख्यमंत्रियों के भी बारे में हमने बात की। और इसके साथ आज हम जो ब्राह्मण जाति है उस पर हम बात करेंगे। राजनीतिक जो चेतना है वो सभी प्रकार के विकास जो हैं व्यक्ति के और समाज के और देश के सभी प्रकार के जो विकास हैं उसके की है, यानी कि उसकी चाबी है। जिस समाज के पास राजनीतिक चेतना नहीं है, चाहे वो संख्या में कितनी ही बड़ी हो, तो वो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। वो अपने पुश्तैनी धंधों के वजह से ही आगे बढ़ सकता है या वो बढ़ रहा है। और जिस समाज की जो संख्या है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, अगर वो राजनीतिक चेतना में है तो सत्ता की केंद्रीय जो चाबी है उसके पास है, तो वो हर फील्ड में सभी समाज से आगे है। तो ऐसी स्थिति आज ही नहीं, आज़ादी से पहले भी रही है और आज भी है। राजनीतिक चेतना का मतलब ये होता है कि हर क्षेत्र में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना और उसको पाना और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, और साथ ही समाज का, देश का नेतृत्व करना। ये राजनीतिक चेतना के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगर आपका समाज राजनीतिक चेतना से वंचित है, थोड़ी बहुत राजनीतिक चेतना रखता है, तो उसमें से कुछ न कुछ लीडर बनते रहते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन आपका समाज बहुत ज़्यादा में राजनीतिक चेतना में है, तो हर तरफ का मतलब है कि अगर हरियाणा में देखें तो 22 डिस्ट्रिक्ट की 90 विधानसभाओं से और 10 लोकसभाओं से हर टाइप के लीडर, हर घर से लीडर आपको बनते नज़र आएंगे। ऐसा ही समाज जो है वो ब्राह्मण समाज है। तो ब्राह्मण समाज राजनीति में किधर है, इससे पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि राजनीति में ब्राह्मण समाज देश में क्या स्थिति रखता है। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए बहुत गहनता से कि देश भर में बहुत ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं। लगभग 2500 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं और उन 2500 राजनीतिक पार्टियों में से 6 जो राजनीतिक दल हैं
उनमें ब्राह्मण समाज किधर है। तो उसमें अगर हम दो राजनीतिक दल को छोड़ दें, जिसमें बहुजन समाज पार्टी और एक नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है PPP, उसको अगर छोड़ देते हैं तो सभी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनकी 4 या 5 पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो ब्राह्मण उसके केंद्र बिंदु है, यानी कि सर्वस्व है। हो सकता है कि ये बात बुरी लगे, लेकिन जो मेन जो फोकस है उनके जो अध्यक्ष हैं और उनका जो सुप्रीम बॉडी है, और उस सुप्रीम बॉडी के बाद जो इलेक्शन जीतता है, उनका जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप इनको ही पाते हैं। तो पहली जो पॉलिटिकल पार्टी है राजनीतिक रूप से स्ट्रॉन्ग जो है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई और ब्राह्मणों ने उसकी पार्टी की स्थापना की। उसमें A.O. ह्यूम जो ब्रिटिशर थे, उसके उन्होंने प्रयासों से हुई। और ये जो आज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आप देखते हैं, तो इस पे जो सबसे बड़ा जो वजूद है वो ब्राह्मणों का है। हालांकि अलग अलग टाइप से आप राजनेता देखते हो, लेकिन जब हम सेंटर मिनिस्ट्री देखते हैं, पहले 10 कैबिनेट मिनिस्ट्री देखते हैं, तो वो किन के होते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जो भारतीय जो जनता पार्टी है, उसके सेंटर का जो थिंक टैंक है उसको आप देखिए और कैबिनेट मंत्री देखिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन है। तीसरा, जो CPI और CPM है, ये 2 पार्टी हैं, बहुत बड़ी पार्टी हैं, लेकिन इनका जो प्रतिशत है, वोट प्रतिशत दोनों से कम है, लेकिन वो अपनी स्थापना के बहुत सालों के बाद भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना कोई आसान खेल नहीं है, तो ये एक बड़ी बात है कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इनके हिस्से में है। इसके बाद एक TMC पॉलिटिकल पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी है। तो आप समझिए कि ये जो 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कितने वजूद में हैं और कितना उनका वर्चस्व इस सोसाइटी में है। तो केंद्र जो बिंदु है उस पे जो है वो ब्राह्मण समाज है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे राज्यों के इतिहास, राज्यों की के राजनीतिक दलों की और उनकी सरकारों में उनके मंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों की और राज्यपालों की, तो आपको ब्राह्मण समाज ही नज़र आएगा। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है ब्राह्मण समाज का क्योंकि होना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि होना भी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा है अगर आपके पास है तो आपको वो चेतना देती है अपने अधिकारों के प्रति आगे बढ़ने की। अगर आपको शिक्षा है भी लेकिन आप अपने अधिकारों के प्रति नहीं बोलते हैं, तो वो शिक्षा जो आपने ली है वो आपके स्वयं की और आपके समाज की को आगे नहीं बढ़ने देता है और केवल खुद को ही आगे बढ़ने की सोचता है। तो सोचते हैं कि 2-4 लोग बढ़ गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ हम एक डाटा देख रहे हैं, जैसे हम सबका डाटा देख रहे हैं। इसमें क्या है कि जो NDA है, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है, जिसकी तीसरी सत्ता है, केंद्र में जो तीसरी बार सरकार बनी है, जिसका नरेंद्र दास मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन पीछे का जो थिंक टैंक है वो ब्राह्मण समाज का है। तो इसमें क्या है कि जो NDA ने टिकट दी हैं ब्राह्मणों को 2024 के इलेक्शन में, और उसमें 14.9% उन्होंने टिकट दी हैं ब्राह्मण समाज को NDA ने, जिन पर 14.7% सांसद चुन के आए हैं। यानी कि NDA ने टोटल जो ब्राह्मणों को 14.9% टिकटें दी, जिसपे से 14.7% वो सांसद चुन के आए हैं। इसके साथ जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन ने ब्राह्मण समाज को 10.0 टिकट दी और उस पर 5.9% सांसद चुन के आए हैं जो लोकसभा में हैं। आप दोनों का अगर हम जोड़ देखते हैं तो दोनों का जो जोड़ है वो 15.9% है। यानी कि लोकसभा में जो टोटल जो ब्राह्मण है
वो 15.9% है। और इसके साथ जो राज्यसभा है उनका जो प्रतिशत है वो अलग से है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि कितना वो राजनीतिक चेतना में है। इसके साथ साथ अगर हम एक बड़ी बात ये भी आपके जहन में है, तो कितनी प्रतिशत है पूरे देश में, अगर हम देश की बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि भारत सरकार ने 1931 में कास्ट सेंसस करवाई थी। तो कास्ट सेंसस में उस टाइम पे 3.5% ब्राह्मण समाज था। आप वो डाटा देख सकते हैं, उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं, वो गूगल गोल्ड पे आपको मिलेगी। किसी लाइब्रेरी में वो ना भी मिले आज के हालात को देखते हुए, या कुछ बहुत बड़ी पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन आप गूगल पे देख सकते हो। और अगर आपको रिपोर्ट देखनी है तो वो राज्यों की विधानसभा में आप देख सकते हैं, और संसद की लाइब्रेरी में वो आपको मिल सकती है। तो इसमें क्या है कि वो उस टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो कास्ट सेंसस उन्होंने स्टार्ट की थी, तो इससे क्या था, उनको ये पता लगता था कि किस कास्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कास्ट है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो उसका ये था कि कौन सी कास्टें क्या क्या काम करती हैं और उनका समाज में क्या वजूद है। तो ब्राह्मण जो समाज है उसकी एक ही जाति है, ब्राह्मण जाति है, शास्त्रों के अनुसार एक ही जाति है। बाकी जो जातियां हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन ब्राह्मणों की एक ही जाति है। तो 1931 में तो ये 3.5% के हिसाब से उन्होंने उसमें आई है। इस संदर्भ में आप 2 नाम गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जिसका नाम है वामन बेशराम और डॉक्टर बिलात खैरात। आप इनको सुन सकते हो। हालांकि ये दो नाम हैं वो विरोध में बोलते हैं, भारत की सत्ता इनके हाथ में है। वो कहते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं है और नहीं बन रहा है, ये ब्राह्मण तंत्र में तब्दील हो गया है। थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जो आप फैक्ट देखोगे तो थोड़ा सा समझने में आपको देरी हो सकती है, लेकिन आप समझ जाओगे और उसका विश्लेषण आप अपने हिसाब से कीजिए। तो यहाँ पे हम ये डेटा जो दे रहे हैं, तो ये भी आप डेटा देख सकते हैं। तो ये 15.9% है पूरे भारत की राजनीति में। अब हम अगर हरियाणा में ये देखते हैं, तो हरियाणा में जो ब्राह्मण जाति है वो 10 लोकसभा का हम उसका प्रतिशत देखेंगे तो 4.5% हरियाणा में वो बनता है, 4.5% के आसपास बनता है। पेपर जो भी कहे, जो भी लिखें, तो पेपर का इतना आप विश्वास कीजिए, लेकिन थोड़ा सा विश्लेषण आप अपने हिसाब से भी कीजिए कि कौन क्या बोलता है और हम उसके बारे में क्या विश्लेषण करते हैं। तो ये मैं जो डेटा है ये गूगल आप कर सकते हो, बहुत सारी रिपोर्ट उसमें आई हैं, तो आपको ये मिल जाएगा। तो जहाँ तक मुख्यमंत्री बनने का सवाल है हरियाणा में ब्राह्मण जाति का, तो 1967 में जो पहली विधानसभा बनी हरियाणा की, तो उसमें पहले हमारे मुख्यमंत्री बने पंडित भगवत दयाल शर्मा जी, जो बेरी से ताल्लुक़ रखते थे, जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में एक असेंबली है, तो बेरी से वो ताल्लुक़ रखते थे। तो ये भगवत दयाल शर्मा जी 1 नवंबर 1966 से लेके 23 मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये अगर इसका टाइम अगर देखें तो 4 महीने 23 दिन का है। इनका मुख्यमंत्री का जो टाइम है वो 4 महीने वो 23 दिन का है। तो अब अगर हम ये देखते हैं तो ये तो एक राजनीतिक चेतना का हो गई। तो अगर हम इसमें एक डेटा देखते हैं प्रतिशत में, जो हम हर समाज की प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो हम ब्राह्मण जाति की या समाज की हम बात कर लेते हैं कि 10 लोकसभा में कितने प्रतिशत में है। सिरसा जो लोकसभा है, सिरसा लोकसभा में जो ब्राह्मण जो जाति है वो 5% है,
और अम्बाला जो लोकसभा है, अम्बाला में जो ब्राह्मण जाति है वो 5% है। और रोहतक जो लोकसभा है उसमें ब्राह्मण 3% हैं। और सोनीपत जो लोकसभा है उसमें ब्राह्मण 3% हैं। और करनाल जो लोकसभा है, करनाल में ब्राह्मण 4% है। कुरुक्षेत्र में जो ब्राह्मण हैं वो 4% हैं। और गुरुग्राम जो लोकसभा है उसमें ब्राह्मण 3% हैं। फरीदाबाद जो लोकसभा है उसमें ब्राह्मण 5% हैं। और भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल जो लोकसभा है उसमें ब्राह्मण 4% हैं। और हिसार जो लोकसभा है उसमें जो ब्राह्मण हैं वो 4% हैं। तो यहाँ पे हम एक अगर डेटा देखें तो कुछ जो 4 लोकसभा हैं उसमें ब्राह्मण 5% है। और बाकी 3 जो लोकसभा हैं उसमें ब्राह्मण 3% है। और 2 जो लोकसभा हैं उसमें ब्राह्मण 4% है। तो अगर हम इसका एक हिसाब लगाएं तो ब्राह्मण 4 और 5% के बीच में आता है। अब 4 और 4.5% जो ब्राह्मण हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हैं इसका आप अंदाज़ा लगाइए। और दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जहाँ ब्राह्मण समाज को टिकट दी हैं जिस विधानसभा में, तो ब्राह्मण जो समाज है एक ऐसा समाज है जो अपने ही उम्मीदवार को वोट देता है, अपनी कास्ट के उम्मीदवार को वोट देता है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति से मैंने सीखा है कि अधिकतर जो ब्राह्मण समाज है और हरियाणा का जो ब्राह्मण समाज है वो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि एक ही मेंटलिटी है कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन क्या है कि जब टिकट दी जाती है विधानसभा की या लोकसभा की, तो उसी ब्राह्मण को वो वोट देते हैं। तो हरियाणा में अगर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल ने ब्राह्मण समाज के वोट के कैंडिडेट उतारा है और उस सीट पे दूसरे कैंडिडेट नहीं हैं ब्राह्मण समाज के, तो ब्राह्मण जो समाज है उसी समाज के आदमी को टिकट देता है, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज का कैंडिडेट उतारा है तो ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट को टिकट को वोट मिलती है, वहीं कांग्रेस को मिलती है। लेकिन ये एक अंदाज़ा नहीं है, ये एक हम एक 70-80% मान के चलते हैं, क्योंकि हम इस पे अपर कास्ट का भी हम इस पे हवाला कर सकते हैं। क्योंकि जो डोमिनेट जो कास्टें हैं, डोमिनेट कास्टों की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो उस पे सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है एक साथ किसी कास्ट का, तो वो उन्हीं कास्ट का होता है। बाकी जो अदर कास्ट का है तो वो उसका भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो वोट है, एक तरफा जो वोट है, वो उसी समाज का होता है। तो यहाँ पे एक दूसरी बात ये है कि पिछले दिनों 7-8 दिन पहले हरियाणा में जो ब्राह्मण समाज है उसकी एक मीटिंग में ब्राह्मण समाज ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का वादा किया है, यानी कि घोषणा की है। जैसे कि डीएससी जो समाज है उसकी भी हमने बात की थी, दलित किधर है कि, तो उन्होंने भी ब्राह्मण समाज को की तरह ही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। तीसरा इसमें ये है कि एक चमार महासभा भी है हरियाणा में, तो चमार महासभा ने भी कांग्रेस को समर्थन देने का वादा किया है, यानी घोषणा की है। और अगर हम 3 समाज का देखते हैं और वोट प्रतिशत देखते हैं तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि अगर हम ब्राह्मण समाज का जो 4.5% वोट बैंक है, क्योंकि जो
संस्थाएं हैं, सामाजिक जो संस्थाएं हैं जो जाति के आधार पे हैं, समाज के आधार पे हैं, किसी एक पार्टी को कभी भी सभी एक तरफा नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जातियों में आपसी जो विचार है इतना प्रबल नहीं है। तो हर जगह बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो अलग अलग संस्थाएं हैं जहाँ पे जिस पॉलिटिकल पार्टी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होता है तो उसके वो समर्थन में आती हैं, और जहाँ जिसका समर्थन जिस स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तो उसके समर्थन में वो नहीं आती है। ऐसा हमें समझना होगा। तो ब्राह्मण समाज ने खुल के बात की है हरियाणा में पहली बार, जैसे वो यूपी में करता है। तो यूपी में वो पहले घोषित करता है कि वो बसपा के साथ जाएगा या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा या सपा के साथ जाएगा, ठीक है ना। तो अब की बार जहाँ तक मैंने इसका विश्लेषण किया वो और भी हो सकता है, मेरी सूचना में नहीं होगा अगर, लेकिन मैंने पिछले 15 साल का जो विश्लेषण किया है इस बुक में पिछली 3 योजनाओं का, तो मैंने हर विधानसभा का विश्लेषण किया जातियों के आधार पे भी और बूथ के आधार पे भी, वोट प्रतिशत के आधार पे भी, और उसमें जो कैंडिडेट हैं उसके आधार पे भी। तो इसका ये है कि पहली बार मैंने विश्लेषण किया कि ब्राह्मण समाज खुल के भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है। लेकिन इसमें वही सवाल दोबारा आएगा कि समस्त जो 4.5% समाज है, क्या वो पूरा जाएगा? ब्राह्मण समाज जो है 4.5% समाज है, तो क्या वो पूरा ट्रांसफ़र हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ, की कैंडिडेट की तरफ? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट दी है। तो यहाँ पे जब हम कास्ट की राजनीति देखते हैं, और वो कास्ट की राजनीति है भी, और आप कहोगे ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा अगर वो जातियाँ हैं किसी स्टेट में, यानी स्टेट मीन कंट्री में अगर जातियाँ हैं, यहाँ इस कंट्री में ही जाती हैं, बाकी कहीं जातियाँ नहीं, बाकी तो समुदाय हैं डिफरेंट कंट्री में। तो जातियों का जो सिस्टम है इसी कंट्री में है। तो यहाँ पे अगर हम ये चीज़ें हैं तो वो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी कहिए, किसी भी समाज से या मैं किसी भी समाज से हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता है। तो यहाँ बड़ा अहम सवाल ये है कि पूरा 4.5% जो समाज है वो बीजेपी की तरफ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसमें से ये भी है, अगर वो 2.5% भी उसमें चला जाता है या 3% भी उसमें चला जाता है तो पार्टी को बेनिफिट होता है। अगर दूसरा समाज, यानी कि हम दूसरे की हम बात कर रहे थे, तो वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूरा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। उसमें से जो पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर उतारती है तो वो कास्ट बेस उतारती है, तो आप लिस्ट देख सकते हो। तो उसी की तरफ ये ध्यान है सारा। तो यहाँ पे एक बड़ा निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि 4.5% ब्राह्मण समाज में से 2 से 3% जो समाज अगर ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे उन्होंने कहा है, तो उसको बेनिफिट ही मिलेगा। तो बाकी जो प्रतिशत है ब्राह्मण समाज का, जाति का, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादा हिस्सा उसको चला गया है तो उसी को बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे एक हम निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि ब्राह्मण समाज किसको समर्थन कर रहा है ज़्यादा तौर पे, क्योंकि सबसे समाज का सबसे एक ऊंचा तबका है, सामाजिक रूप से भी वो बड़ा ऊंचा तबका रखता है, शैक्षणिक रूप से भी रखता है, और वो आर्थिक रूप से भी रखता है, और वो धार्मिक रूप से तो है ही है, क्योंकि धर्म और सत्ता दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर आपके पास धर्म नहीं है तो आपके पास सत्ता बहुत मुश्किल से आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जिसके पास धर्म की सत्ता है तो उसके उस समाज के साथ ही राजनीतिक सत्ता बंदी है। एक दूसरी बात ये है, साहब का सिरम ने कहा है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमज़ोर होती हैं
वो कभी शासन नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो समाज है, ब्राह्मण जो जाति समाज है, उसकी गैर राजनीतिक जो जड़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, और धार्मिक जो जड़ें हैं वो तो और भी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। मैं इसमें एक डाटा आपको बताता हूँ, खासकर अगर हम धर्म की बात करते हैं, उसके बाद हम इस जो हम ये एपिसोड है उसको हम से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम ये देखें कि राजनीतिक चेतना के साथ जो धार्मिक जो चेतना है इस समाज में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम टेम्पलों की बात करेंगे इधर, तो जो टेम्पल हैं भारत में 1 लाख लोगों पर 53 टेम्पल हैं, यानी कि मंदिर हैं। अगर 1 लाख लोग हैं तो वहाँ पे 53 मंदिर हैं, और कुल मंदिरों की संख्या 6,48,907 है। तो जहाँ टेम्पल हैं तो सारा जो धन है, अर्थ है, उन्हीं के पास है। दूसरा जो पूजन है, पूजा के लिए जो जाएंगे धार्मिक रूप से, तो उनके प्रभाव में रहेंगे। और जो बाबा जो हैं, बहुत सारे जो बाबा हैं वो धार्मिक रूप से भी और जाति रूप से भी ब्राह्मणों के हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। इसलिए जो सत्ता का जो केंद्र बिंदु है वो ब्राह्मण समाज है, क्योंकि इसलिए वो है कि वो राजनीतिक चेतना को समझ चुका है। अगर किसी समाज वो संख्या में बहुत कम है, नो डाउट, लेकिन वो राजनीतिक चेतना में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो सत्ता में है। तो यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीति में ऐसा ही होता है। अगर आप बुरे समाज की राजनीतिक चेतना जगाना चाहते हैं तो सब लोगों को राजनीतिक सत्ता की चेतना की तरफ बढ़ना होगा, तभी वो आगे राजनीति में आ सकता है, यानी कि केंद्र बिंदु में, सत्ता के केंद्र बिंदु में आ सकता है। और सत्ता के केंद्र बिंदु को समझने के लिए ब्राह्मण समाज ने पूरे देश में समझ चुका है। इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं, वो स्टेट पार्टियां भी हैं, वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, बहुत ज़्यादा संगठन भी हैं। तो हरियाणा की राजनीति में जो ब्राह्मण समाज है वो अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उन्हीं की है। क्योंकि अगर आप इसमें दूसरा क्वेश्चन ये कर सकते हैं, सर उसमें तो आपका कांग्रेस भी है, तो यहाँ पे ये बात ये है कि पक्ष और विपक्ष, अब जब दोनों ही हैं तो हम तीसरे को क्यों आने देंगे, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जाट सोसाइटी के कुछ लीडर बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन मेन जो पोजीशन है वो किसके पास रहेगी, ये आपको समझने की बात है। तो आपने मुझे सुना, आपने मुझे समय दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया।